हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक से चैप्टर नंबर 8 आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को हम ये बताएंगे कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है इसकी बेसिक बातें क्या हैं, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कैसे आप सभी लोगों को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप यहां से अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं और जो कोण होते हैं उनके बीच जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन जो है त्रिकोणमिति चैप्टर में किया जाता है। अब जो त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक समकोण त्रिभुज से। हम यहाँ से आप सभी लोगों को पूरी बातें अच्छी तरीके से बताएंगे, फिर त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताएंगे, कुछ फार्मूले हम बताएंगे, उनकी मदद से हम जो आपकी पहली प्रश्नावली है इस चैप्टर की, कौन सी प्रश्नावली है देख लेते हैं जरा एक बार। जो प्रश्नावली 8.1 है इसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना आज की क्लास में हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बात स्टार्ट करेंगे एक समकोण त्रिभुज से। ये आपके सामने मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका कोण क्या है भाई, समकोण यानी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है भाई, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उसके बाद हम जो भी त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसके साथ जो एंगल लेते हैं, जैसे हम ये एंगल ले लें थीटा, तो जो एंगल लिया जाता है, जिस एंगल की बात की जाती है, एंगल के जो सामने की भुजा होती है उसको सदैव हम क्या बोलते हैं भाई, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और बाकी जो इस एंगल के एंगल से जो लगी भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आधार। तो मतलब एक बात पहले यहाँ पर आप सभी लोग समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ये निश्चित नहीं होते हैं, ये कोण पर निर्भर करते हैं कि कोण कैसा है। यहाँ का कोण लोगे तो इस कोण के सामने भुजा फिर ये लंब हो जाएगी और ये बची भुजा आपकी आधार हो जाएगी। ये एंगल लिया जा रहा है तो इस एंगल के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी। कर्ण वाली जो भुजा होती है वो निश्चित होती है, वो 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होती है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसको जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं, जब हमें किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता होती हैं। मान लीजिए आपको ये भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालना है तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे। किसी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपको ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हो। ठीक है, समझ गए पाइथागोरस प्रमेय का यूज क्यों होता है। लंब आधार कर्ण के बारे में भी जान गए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति अनुपात बताता हूं भाई। त्रिकोणमिति अनुपात आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टैन थीटा, चौथा आपका होता है कॉट थीटा, फिर आपका होता है कोसेक थीटा और उसके बाद आपका होता है सेक थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज, इसमें ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा जो है किन किन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसको हम एक सूत्र से जानेंगे। एक सूत्र होता है लाल बटे में कक्का। क्या होता है, लाल बटे में कक्का। मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L बटे K। ठीक है, और अगर हम नीचे से चले जाएं
कड़ बटे लंब, तो ये कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब होता है। इसी सूत्र में सारी बातें आप जान जाओगे। अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख दें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, कितना हो जाएगा, आधार बटे में कड़। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर हम नीचे से लिख दें कड़ बटे आधार तो ये हो जाएगा सेक थीटा, कड़ बटे आधार। और अगर हम लंब बटे कितना लिख दें, आधार, लंब बटे आधार, तो ये टैन थीटा के बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार। लेकिन अगर नीचे से लिख दें आधार बटे लंब तो ये कोण थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कड़ के बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी सूत्र से आप याद रख सकते हो, लंब बटे कड़ साइन थीटा, आधार बटे कड़ कॉस थीटा, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन अगर नीचे से चलोगे तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, कड़ बटे लंब, और कड़ बटे आधार सेक थीटा हो जाएगा, और आधार बटे लंब आपका कोण थीटा हो जाएगा। इस प्रकार जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक, वो आपको ज्ञात करने हैं किस सूत्र की मदद से, लाल बटे कक्का के सूत्र की मदद से। अब जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको भी जान लेते हैं। देखिए, जो साइन थीटा होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है आप खुद ही देख लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ है, तो कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब, यानी इसी का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कोसेक थीटा इधर ले आए तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा लिखो, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिखो। दूसरी बात, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बटे सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर आपका होता है 1 बटे टैन थीटा। आपको ये जो है रिलेशन याद रखने हैं। और टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इतने बेसिक चीज़ें आप लोगों को यदि पता हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.1, इसके क्वेश्चन हल करने में आप सभी लोगों को बहुत ही सरलता महसूस होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिए, बहुत जल्दी, है ना। फिर हम बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करेंगे। चलिए फिर अब हम बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए भाई, ये प्रश्नावली हमारी 8.1 है, ठीक है। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण जो है वो समकोण है, AB भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम दे दिया गया है। त्रिभुज का नाम है AB और C। त्रिभुज का नाम क्या है भाई, ABC है, ठीक है। जिसमें B कोण क्या है, समकोण। मैंने B कोण को यहाँ पर समकोण कर दिया, तो इसके सामने भुजा ये कड़ हो जाएगी, ये एकदम 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जानिए जो ये जो भुजा है AB ये है आपकी 24 सेंटीमीटर, और जो आपकी BC भुजा है ये भुजा आपकी वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर 2 भुजाएं दी गई हैं और आपको कड़ नहीं पता है, तो तुरंत आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे। मैंने अभी आपको बताया, तो आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जब तक आपको 3 भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक कुछ नहीं पता होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हो कि जो कड़ का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू है कितनी भाई, 24 का स्क्वायर कर देंगे, आधार की वैल्यू 7 का स्क्वायर कर देंगे। कड़ स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर भाई 576 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कड़
इक्वल टू, देखिए 576 49 जोड़ोगे 625 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। अंडर रूट 625 का मान होता है 25, तो ये आपके कड़ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 सेंटीमीटर आ गई। बताइए, इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि आप साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमने बताया था अभी लाल बटे कक्का के सूत्र से, लाल बटे कक्का के सूत्र से बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कड़। अब साइन के साथ एंगल ए लिया गया है, ये वाला एंगल लिया गया है। अगर ये वाला एंगल लिया गया है तो इस एंगल के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब के स्थान पर 7 लिख देंगे, और कड़ की वैल्यू तो निश्चित होती है 7/25 हो जाएगी। उसके बाद इसी में बोला जा रहा था कि कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैंने अभी लाल बटे कक्का के सूत्र में बताया था कि आधार बटे कड़ जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो आधार बटे कड़ लिख देंगे। कॉस ए एंगल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ए एंगल के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। तो आधार है आपका 24 और कड़ है आपका 25। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? चलिए दूसरे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला जा रहा है साइन सी कॉस सी का मान निकालिए। साइन सी, तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, वो लिखिए। एंगल सी है तो इस एंगल सी के सामने भुजा आपकी लंब हो जाएगी, कौन सी, 24। तो यहाँ पर लंब के स्थान पर 24 रखेंगे, और कड़ कितना भाई 25, तो 25 रख देंगे। और आपसे पूछा जा रहा था कि कॉस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब एंगल सी है तो सी एंगल के लिए आधार 7 है, और कड़ आपका 25 है, आधार बटे कड़ होता है, तो 7 बटे आपका हो गया भैया 25। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए, पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, फिगर पहले बना लेते हैं ना। ये आकृति बनी हुई है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। और इसमें ये PQ बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये कोण आपका 90 डिग्री है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि लाल बटे कक्का के सूत्र से लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा होता है, तो लंब बटे आधार लिख लिया, और कॉट थीटा जो होता है आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा है वो लिख लिया मैंने। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर tan P है, P एंगल के अकॉर्डिंग जो लंब होगा ये इसके सामने वाली भुजा होगी, और सामने वाली भुजा की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो जब आपको किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं पता होती है, तीसरी भुजा याद करनी होती है, तो आप सूत्र लगाते हो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो सूत्र लगाते हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको देखिए तो ये भुजा नहीं पता है, कड़ की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया, लंब की वैल्यू मान लीजिए 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, और आधार की वैल्यू नहीं पता, ये भुजा निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक, सॉरी बराबर नहीं प्लस। अब 144 इधर आएगा तो 169 से 144 चला जाएगा बराबर आधार स्क्वायर, ये 25 बच जाएगा, 25 इक्वल टू आधार स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा बराबर आधार, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 5। अब आपको किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गई हैं, आपको यहाँ पर निकालना है tan P। P एंगल के अकॉर्डिंग लंब आपका कितना हो जाएगा 5, और आधार आपका कितना हो जाएगा 12, लिख दिया मैंने, माइनस। अब यहाँ कॉट R है तो ये एंगल लेंगे तो R एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। लेकिन कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार के स्थान पर 5 और लंब के स्थान पर रखेंगे भाई 12, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। बताइए, बात समझ में आ रही है ना? देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों को हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग मेहनत से पढ़िएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, मतलब लंब बटे कड़ की वैल्यू दे रखी ए एंगल के अकॉर्डिंग। तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर तुरंत जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक।
अब ए एंगल अगर आप ये मान रहे हो, ये ए एंगल मान रहे हो, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और लंब की वैल्यू 3 दी गई है और कड़ की वैल्यू 4 दी गई है। आधार की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने निकाला है, तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, कड़ की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 से 9 जाएगा 7 हो जाएगा। तो आधार बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √7 हो जाएगा। मतलब आधार की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा था कि आप cos ए और tan ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। cos ए बराबर होता है आधार बटे कड़ लाल बटे कक्का के सूत्र से मैंने बताया। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग आधार आपका है √7 और कड़ है आपका 4, ठीक। और उसके बाद बोला जा रहा था कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए tan ए का। तो tan थीटा बराबर मैंने भी आपको बताया कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिखेंगे हम, ठीक। लंब की वैल्यू कितनी है 3 है और आधार की वैल्यू कितनी है √7 है। किस एंगल के अकॉर्डिंग? इस ए एंगल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप सभी लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, कोई भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बात अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, नोट करते रहिए। चलिए अब अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्नावली का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि यदि 15 कॉट ए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन ए तथा सेक ए, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। ए एंगल है, तुरंत आप पहले समकोण त्रिभुज एक बनाओ, ठीक। इस एंगल को ए मानो, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर यहाँ से आपका निकल आएगा 8 और 15 आ जाएगा बटे में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ए एंगल के अकॉर्डिंग पहले बताइए, लाल बटे कक्का के सूत्र में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जो आधार बटे लंब होता है वो कॉट थीटा होता है। यानी आधार की वैल्यू यहाँ 8 है और लंब की वैल्यू 15 है। तो लंब लिख देंगे, इस ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब 15 हो गया और आधार की वैल्यू 8 है, वो लिख दिया। हमें कड़ निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर और 8 आधार है 8 का स्क्वायर कर देंगे। कड़ स्क्वायर बराबर ये आप 15 का स्क्वायर लिख दीजिए 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 5 4 हो जाएगा 9 और 22 और 6 कितना हो जाएगा आपका 28, 289। कड़ बराबर हो जाएगा √289, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो √, में बदल जाता है और √289 का मान कितना होता है 17। तो इस प्रकार यहाँ से कड़ आपको पता चल जाएगा 17, ठीक है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी भाई, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। साइन थीटा बराबर मैंने बताया था कि लंब बटे कड़ होता है, लिख देंगे लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 15 है और कड़ की वैल्यू कितनी है 17 है, तो साइन ए की वैल्यू हो गई। फिर बोला गया है कि सेक ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम कहते हैं 5 त्रिकोणमिति बोलते हैं, हम सब निकाल लेते हैं यहाँ पर। सेक ए की अगर बात बोला जाए तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कड़ बटे आधार होता है तो हम कड़ बटे आधार लिख देंगे। यहाँ पर कड़ की वैल्यू कितनी है 17 और आधार की वैल्यू ए एंगल के अकॉर्डिंग 8 है। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। पहली बात तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है या कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो अगर सेक थीटा बराबर दिया गया है तो आप कॉस थीटा बराबर आंखें मूंद कर लिख सकते हो, कितना हो जाएगा इसी का उल्टा यानी 12/13। अब बचे आपके 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो निकालने हैं आपको। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा।
इस एंगल को आप थीटा मान लो। अब थीटा के सामने भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कड़ हो गई। कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कड़, यानी आधार की वैल्यू 12 है और कड़ की वैल्यू आपकी 13 है। आपको लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कड़ यानी 13 का स्क्वायर और आधार यानी 12 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। लंब स्क्वायर बराबर ये आपका 25 हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा √25, यानी ये आपका कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यहाँ से लंब आपको मिल गया भाई 5। इतना तो आप सभी लोग कर सकते हो। अब आपसे ये बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है भाई कि अन्य 5 निकालिए, तो एक तो निकल आया। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की पता है, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। थीटा के सामने भुजा लंब है आपकी 5 और कड़ है आपकी 13, 5 बटे 13 हो गया। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है लाल बटे कक्का के सूत्र से। लंब है आपका 5 और आधार है आपका भाई 12। कॉसेक थीटा से साइन थीटा का उल्टा आता है, यानी कड़ बटे क्या होता है लंब होता है, तो कड़ की वैल्यू 13 और लंब की वैल्यू 5 है। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी 12 बटे 5 डायरेक्ट लिख दीजिए। इस तरीके से हमने अन्य 5 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, देखिए क्लास आप सभी लोगों को हम 20 से 25 मिनट की ही देंगे। आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की बोरियत ना महसूस हो, इसलिए क्लास हमारी 20 से 25 मिनट की होगी और 20-25 मिनट में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया जाए, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि जिससे आपको कहीं पर भी ऑफलाइन कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।